नमस्कार। पूसा समाचार के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, और मैं आपके सामने लाई हूं पूसा समाचार का यह खास अंक जिसमें हम आपको जैव उर्वरकों के बारे में एक विशेष जानकारी देंगे। पूसा समाचार एक प्रयास है हमारे संस्थान की जितनी भी नवीन तकनीकी हैं उन सब की जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए। प्राचीन काल में खेती मानव स्वास्थ्य और वातावरण के अनुरूप की जाती थी, जिसकी वजह से जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच का जो चक्र है वो निरंतर बना रहता था, जिसके फलस्वरूप जल, भूमि और वायु ना तो प्रदूषित होते थे, ना ही उन पे कोई बुरा प्रभाव पड़ता था। लेकिन इस बदलते परिवेश में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ कृषि की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का उत्पादन और उनका प्रयोग दोनों ही बढ़ रहे हैं। इस वजह से हमारा जो जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच में भूमि में जो संतुलन था वो बिगड़ता जा रहा है। इसके फलस्वरूप हमारे जल, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसका सबसे सुरक्षित विकल्प है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक के इस्तेमाल से कृषि की उत्पादन शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है और हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। पूसा समाचार का आज यह खास अंक समर्पित है इन्हीं जैव उर्वरकों को। भारत में पराली जलाना एक पर्यावरण और सामाजिक समस्या बन चुकी है। इसी समस्या के समाधान के लिए हमारे संस्थान ने एक नए जैव उर्वरक का निर्माण किया है, जिसे कहते हैं पूसा डीकंपोजर। इसी पूसा डीकंपोजर की विस्तृत जानकारी आज हमें देंगी हमारी खास मेहमान डॉक्टर लिवलीन शुक्ला मैडम। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी विषय में आज हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे मैडम कि पूसा डीकंपोजर क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद सीमा। पूसा डिकम्पोजर एक सूक्ष्म जीवी या कवकों का एक संग्रहण है या एक कंसोर्शियम है, और इसमें जितने भी हमने सूक्ष्म जीवी लिए हैं वो जितना भी पराली में, जैसे आप जानते हो कि लिग्निन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज इत्यादि होते हैं, उन सब का तीव्र गति से विघटन करता है। उसको आप कह सकते हैं कि ये एक एक्सीलरेटर की तरह काम करता है, और जो कि किसान भाई या पर्यावरण में कोई भी अवशेष हो, कृषि अवशेष, उसको जलाने की बजाय अगर हम उसको गला दें या उसका विघटन कर दें तो वो ये बहुत फायदेमंद होता है। और पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग बहुत ही आसान है। कटाई के बाद जो भी कृषि अवशेष खेत के ऊपर रह जाता है, किसान भाई उसके ऊपर उसका छिड़काव कर दें और फिर किसी भी मशीन के द्वारा उसकी पूरी पलटाई करके खेत में, अगर नमी पर्याप्त है तो सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर किसान पलेवा के लिए अपना नमी डालता है तो हल्की सी नमी इसमें छोड़ सकते हैं। और अब तो हमने उसको इतना बढ़िया बना दिया है कि 15 दिन के बाद किसान भाई जो है उसमें किसी भी चीज़ की बुआई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है मैडम। आप सभी समझ सकते हैं कि पराली को ना जलाकर अगर उसे गलाया जाए तो कितनी समस्याओं का निवारण हो पाएगा, हमारा पर्यावरण साफ रह पाएगा, और उसकी वजह से जो होने वाली जितनी बीमारियां हैं, जैसे श्वास की बीमारियां, एस्थमा, और इन सब से भी हमें निवारण मिल पाएगा। अब मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या पूसा डीकंपोजर जो कैप्सूल की फॉर्म में आता था, क्या उससे अच्छा कुछ विकल्प बना है या नहीं? धन्यवाद सीमा। सबसे पहले हमने पूसा डिकम्पोजर तरल में दिया था, लेकिन तरल में 10 लीटर प्रति एकड़ का छिड़काव किया जाता था, तो दूर ले जाने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिर हमने पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल, जैसे आपने बताया, 4 कैप्सूल की किट बनाई। पिछले 4 सालों के अंदर अब हमने पूसा डिकम्पोजर को रेडी टू यूज़ वेटेबल पाउडर में डाल दिया है, जिससे कि कैप्सूल से जो है हमें गुड़, बेसन डाल के 10 से 12 दिन तक लगते थे और फिर हमारा तरल डिकम्पोजर तैयार होता था। लेकिन अब जो पाउडर फॉर्मुलेशन है उसको सीधा किसान काटेगा, पानी में घोलेगा और उसका छिड़काव कर देगा। ये है सारा का सारा जो हमने इन सीटू मैनेजमेंट करना है अपनी पराली या किसी भी कृषि अवशेष का। तो एक पैकेट जो है 750 ग्राम का है, और एक पैकेट जो है हम प्रति एकड़ के जो भी कृषि अवशेष है उसके ऊपर छिड़काव करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब आप मुझे ये बताइए मैम कि बहुत से किसान भाई पूछना चाहते हैं कि क्या हम ये पूसा डीकंपोजर जो हैप्पी सीडर और ये जो जुताई के लिए हम बुआई और जुताई के टाइम पे जो इस्तेमाल करते हैं मशीनें, क्या उनके साथ इनको यूज किया जा सकता है या नहीं? जी बिल्कुल, सभी मशीनें। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम जो है मेरे को लगता है जो हमारी पराली जलाने की प्रॉब्लम आई है,
पहले हम लोग हाथ से काटते थे, लेकिन फिर मशीनें आ गई, तो मशीनों से काफी ठूंठ जो है ना खेत के अंदर रह जाते वो एक डंठल और रह जाता उसी है। डंठल को वो लोग जला देते हैं। लेकिन अब जैसे कि सुपर सीडर आ गया सबसे बढ़िया, तो आप जो है जुताई से पहले अपना पूसा डिकम्पोजर का स्प्रे कर दीजिए और उसके बाद जो भी आपने बुआई करनी है, गेहूं की बुआई करनी है, बड़े आराम से सुपर सीडर से कर सकते हैं। और 2 साल के जो हमारे किसानों के खेतों में ट्रायल थे, उससे हमने देखा कि गेहूं की जर्मिनेशन पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ, 100% उसको जर्मिनेशन मिला है, ईल्ड भी पूरी मिली है। और खेत का अगर आपने नमूना लिया शुरू में और आखिर में, तो खेत में जो है ऑर्गेनिक कार्बन जो है काफी थोड़ा थोड़ा, जैसे आप जानते हो कि इतनी जल्दी तो बढ़ता नहीं है, लेकिन हल्का सा जो है वो बढ़ा हुआ पाया गया। तो अगर किसान भाई जो है पराली को खेत के अंदर ही करना चाहते हैं, तो उनके लिए मतलब आप कह सकते हैं एक फायदे का कंसोर्शियम या जैव उर्वरक है। मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि शायद हमारे किसान भाई यह जानकारी लेकर बहुत खुश होंगे कि कितना आसान है पूसा डिकम्पोजर का इस्तेमाल करना। और पराली जिसको वो जलाते हैं, उसको जलाने की बजाय अगर उसको गलाएंगे पूसा डिकम्पोजर के इस्तेमाल से, तो वो भूमि की उर्वरा शक्ति में भी कहीं ना कहीं बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। सही, बिल्कुल सही। हमने नीति आयोग के साथ जो काम किया था, उसमें हमारा एक ही नारा था कि जलाना नहीं है, गलाना है। ये जो है हमने नीति आयोग के साथ मिलकर काम किया था कई खेतों में, और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा जो है खेत के अंदर आप सारा देख सकते हैं। मैडम, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूसा डिकम्पोजर के जितने फॉर्मुलेशंस अभी तक बने हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो डॉक्टर सीमा, मैं आपको पूसा डिकम्पोजर रेडी टू यूज पाउडर फॉर्मुलेशन के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक पैकेट है, 750 ग्राम का है, और इस एक पैकेट को हम 1 एकड़ एरिया में डाल सकते हैं। जैसे ही कटाई हो जाती है, किसान तुरंत सुबह, क्योंकि एक हमारी सबसे बड़ी प्रिकॉशन है कि इसको धूप में नहीं डालना। आप जानते हो कि जीवाणु की संख्या कम हो जाती है। बस आप पैकेट को काटिए और इसको 500 लीटर पानी में घोलिए, और किसी भी मशीनी यंत्र, या तो नैपसैक स्प्रेयर हो गया या ट्रैक्टर ऑपरेटेड स्प्रेयर हो गए, उससे पूरे खेत के फसल अवशेष के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। और उसके बाद दूसरी प्रिकॉशन ये है कि किसान भाई तुरंत उसको कल्चर को और अपने फसल अवशेष को जो है मिट्टी में मिला दे, अल्टी पल्टी कर दे। और अगर नमी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर नमी कम है तो हल्की सी सिंचाई कर दे। और इस डिकम्पोजर में हमने पहले कहा जाता था कि धान के और गेहूं के बीच में जो है 20 दिन का विंडो है, तो डिकम्पोजर के लिए मतलब पर्याप्त नहीं है समय। अब इस डिकम्पोजर में हमने कुछ ऐसे जीवाणु भी डाल दिए हैं कि जिससे आपका जो समय 20 दिन का था वो घटकर 15 दिन रह गया है। और प्लस इसमें जो सिलिका की आ रही थी, तो सिलिका सोल्यूबलाइजर भी डाल दिया है। तो ये डिकम्पोजर अब अपनी तरह से एक संपूर्ण बन गया है, जिसे किसान भाई बड़े आराम से प्रयोग कर सकते हैं। मैडम, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूसा डिकम्पोजर हमारे किसान भाई अगर लेना चाहें तो वो कैसे प्राप्त करें और इसका मूल्य क्या है? किसान भाइयों के लिए सबसे पहले तो हमारे संस्थान के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर AK सिंह सर ने किसान भाइयों के लिए आधार कार्ड दिखाने के ऊपर इसकी कीमत जो है 100 रुपये रखी है। वैसे हमारी कुछ निजी कंपनियां हैं, 7 कंपनियां जिनको हमने लाइसेंस दिया हुआ है, वो भी इसका प्रोडक्शन कर रही है, क्योंकि आप जानते हो कि हम इतना लार्ज स्केल में प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो उधर जो है इसकी कीमत 200 रुपये है। और पूसा संस्थान से अगर आप आकर खुद लेके जाएंगे तो किसानों और KVK के लिए हमने 100 रुपये प्रति पैकेट रखा हुआ है। इसके अलावा हमने एक नंबर दिया हुआ है, जो नंबर हम आपको दोबारा इसमें नीचे स्क्रॉलिंग में दे देंगे। उसके ऊपर अगर किसान भाई अपना एड्रेस व्हाट्सअप करते हैं, पिन कोड, मोबाइल नंबर और कितना चाहिए, तो वो भी हम पोस्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें पोस्टल चार्ज जो है किसान भाइयों को ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा रहता है कि आप आकर ले जाइए और अपना उसका प्रयोग कर लीजिए। जो भी आता है हम किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। 5 की जगह 1 पैकेट तो हम दे ही देते हैं, जितना हमसे बनता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसके बाद आपका क्या विचार है, अगर ये अनुसंधान अभी तो चल ही रहा है, इसके बाद आपका क्या विचार है? डिकम्पोजिंग पाउडर की पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा डिमांड आई और किसान भाई इसमें बहुत खुश है। लेकिन अभी हम कुछ पंजाब के गांव में कर रहे थे और उसी में एक हमारे को वर्कर मिले जो बोले कि मैडम काम नहीं करता या करता है, उनको बेचारे को कंफ्यूज हो रहा था। और दूसरा उन्होंने फिर हमसे पूछा कि क्या आप इसमें से घोल का विधि हटा सकते हैं कि नहीं। तो हमने उनको बताया कि हम अपने संस्थान में इसका कार्य भी कर रहे हैं और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको घोलने की बजाय खाद के साथ छिड़क दिया जाए। तो छिड़कने से और फायदा रहेगा कि आपको एक तो किसी भी यंत्र की जरूरत नहीं है, आराम से मिट्टी में मिलाया या खाद में मिलाया, छिड़काव कर दिया और फिर इसकी अल्टी पल्टी कर दी। तो अगर हम छिड़काव करने वाला ब्रॉडकास्टिंग वाला लेके आएंगे तो ये छोटा किसान हो चाहे बीच वाला किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, सबके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा। तो हमारी यही है कि हमने प्रोडक्ट तो बना लिया है, बस उसकी वैलिडेशन करके तो अगले साल से हम जो है इसको भी देना शुरू कर देंगे। एक आखिरी सवाल मैडम, बहुत से किसान भाइयों में यह भी भ्रम होता है कई बार कि अगर हम सूक्ष्म जीव इस तरह से पर्यावरण में छोड़ रहे हैं तो क्या ये कोई बुरा प्रभाव हमारी मानव स्वास्थ्य पे या पर्यावरण पे या मिट्टी पे ऐसा कोई प्रभाव डालते हैं या नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी सूक्ष्म जीव पर्यावरण में छोड़ने से पहले कई चरण पूरे करता है और हमने भी वही किया है। सबसे पहले तो हमने देखा कि ये कोई पैथोजेनिक है कि नहीं। वो पूरी स्क्रीनिंग करने के बाद फिर हमने इसको जीवाणुओं की आपस में मित्रता देखी। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने तीनों प्रोडक्ट कैप्सूल, लिक्विड और पाउडर जो हम किसानों को देते हैं, इनका पूरा टॉक्सिसिटी एनालिसिस करवा लिया है और इनको जीएलपी सर्टिफाइड करवा दिया है। तो आप भारतीय कृषि अनुसंधान आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा अनुसंधान है। तो हमने ये सारी चीज़ें करवा के सर्टिफिकेट लेके फिर ही पर्यावरण में किसानों को दिया है। और ये जितने भी जीवाणु जो है हमने या तो धान के पुआल, गोबर और मिट्टी से ही लिए हैं और अब ये वापस इनकी संख्या बढ़ाने के लिए जो है मिट्टी में डाल रहे हैं। तो कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं है। आखिर में हम यह समझ सकते हैं कि जैव और अजैविक के बीच में जो असंतुलन था वो चक्र अब संतुलन बना सकते हैं हम पूसा डिकम्पोजर के इस्तेमाल से, और पराली जलाना नहीं गलाना है। अंत में मैडम, आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगी? डॉक्टर सीमा, मेरा तो एक ही संदेश है कि हम लोग सब जो है एक सरकारी कर्मचारी हैं और वैज्ञानिक हैं। हम लोग किसानों के भले के लिए काम कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए काम नहीं कर रहे। इसलिए किसान भाइयों का जो फायदे की चीज़ होगी हम उनको वही उपलब्ध करवाएंगे और किसान भाइयों के लिए ही है ये प्रोडक्ट। और मेरे को लगता है कि हमारा जो हम सब जो इतनी पूरी टीम बैठी हुई है, हम सबका एक ही नारा है, पराली जलाना नहीं गलाना है। किसान भाइयों, मैं आपको जीवाणु खाद, जिनको जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये जैव उर्वरक असल में है क्या? ये जो हैं, जो लाभदायक जीवाणु हैं, उनके उत्पाद होते हैं जो हम बीज में या मिट्टी में इनका प्रयोग यदि करते हैं तो ये पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं और मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारते हैं। इनका असल में जीवाणु खादों का अब महत्व क्या है, क्यों अब बढ़ रहा है? क्योंकि हम सभी किसान जानते हैं कि मिट्टी में रसायनों का इतना प्रयोग हुआ है पिछले काफ़ी सालों में, तो मिट्टी का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हुआ है। उसमें लाभदायक जीवाणु पहले होते थे, अभी भी हैं, मगर उनकी संख्या लगातार बहुत कम होती जा रही है। इससे मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार ख़राब होता जा रहा है। इसीलिए हम मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए और पोषक तत्वों की उपलब्धता इन जीवाणुओं से बढ़ाने के लिए हम जीवाणु खादों का प्रयोग करते हैं। तो ये कई तरह के जीवाणु खाद उपलब्ध हैं जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर। इन सब के लिए आजकल जीवाणु खाद उपलब्ध हैं। इनके बारे में यदि हम बताएं थोड़े विस्तार में, तो नाइट्रोजन के लिए हमारे पास कई ये जीवाणु खाद उपलब्ध हैं। जैसे दाल या फसलों के लिए राइजोबियम होता है, जो हर दाल की फसल के अलग अलग होता है। वो राइजोबियम क्या करता है, ये दाल बीज का जब उपचार करते हैं तो वो इसमें जो गांठें बनती हैं दालिया फसलों में, उनकी
संख्या बढ़ाता है और उनका जो साइज है उसको भी बढ़ाता है, और हवा में जो नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण में उनको सहायता करता है और ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उसको उपलब्ध होता है। इसके अलावा जो दूसरी फसलें हैं, जो अन्न वाली फसलें हैं, सरसों है, उनके लिए अजेटोबैक्टर नाम का जीवाणु खाद प्रयोग होता है। जो मोटे अनाज हैं उनके लिए एजोस्पिलम होता है। इसके अलावा जो धान के लिए नीलहरी शैवाल और एजोला है। इस तरह ये हुए नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जीवाणु खाद। इसके अलावा फास्फोरस के लिए 2 जीवाणु खाद हैं। एक है फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसपी जिसको बोलते हैं, और एक है माइकोराइजा। ये दोनों फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाते हैं। मिट्टी में फास्फोरस होता है मगर वो पौधों को उपलब्ध नहीं होता, मगर ये अपनी प्रक्रिया से द्वारा उसको फास्फोरस को उपलब्ध करा देते हैं पौधे को। इसके अलावा पोटास के लिए पोटास सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, और जिंक वाला है, जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, सल्फर है, और आयरन वाला भी आजकल उपलब्ध है। इस तरह नए नए उत्पाद आ रहे हैं और विभिन्न पोषक तत्वों के लिए नए नए जीवाणु खाद उपलब्ध हैं। और इनको प्रयोग कैसे किया जाए? अब प्रश्न होता है कैसे प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये जीवाणु खाद जो है 2 अवस्थाओं में उपलब्ध होते हैं। एक है पाउडर वाला रूप, जो जैसे ये है पाउडर है, इसमें 200 ग्राम पाउडर होता है जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। दूसरा है तरल उत्पाद जो 50 ml है, ये भी 1 एकड़ के लिए उपलब्ध होता है पूसा में। अलग अलग जगह आप देखेंगे तो काफ़ी जगह वो उनका साइज थोड़ा अलग अलग हो सकता है। इस तरह सभी उत्पाद जो ये पूसा संस्थान में पाउडर के फॉर्म में उपलब्ध हैं और तरल के रूप में उपलब्ध हैं। और इसके बाद बात आएगी कि इनका प्रयोग कैसे किया जाए। प्रयोग करने के लिए पहले तो यह है कि इन दोनों के लिए पहले हम पानी में गुड़ का घोल बनाएंगे। घोल बनाने के लिए हम 5% घोल बनाएंगे। 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ को घोलेंगे, उसको उबालेंगे, और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें जो ये पाउडर वाला फॉर्मुलेशन है इसको काट के उसमें डाल देंगे। डालने के बाद उसको बीज में मिलाएंगे, और यदि पौध का उपचार करना है तो पौध उसका घोल बना लेंगे। पौध को आधे घंटे या करीब 1 घंटा उसमें घोल डुबा कर रखेंगे, उसके बाद उसकी रोपाई करेंगे। ये तो हो गया पाउडर वाला फॉर्मुलेशन। यदि लिक्विड आपको मिलता है, आप लेते हैं, तो लिक्विड वाले के लिए आपको गुड़ वाला घोल बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसको सादे पानी में भी आप घोल सकते हैं, मगर पानी की मात्रा जो जिसमें हम डाइल्यूशन करेंगे उसको बीज की मात्रा के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बीज ये जो हमारे पैकेट हैं, जो बोतल हैं, ये सब 1 एकड़ के लिए तैयार की गई हैं। उसके लिए हम पानी की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो पानी की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि वो आपका जो बीज है उसमें ठीक से उसको गीला कर दे। और जब आपका घोल तैयार हो गया तो बीज में आप मिलाएंगे हाथ से, और हाथ जब मिलाएंगे उस टाइम हाथ पे आप ग्लव्स चढ़ा लें या पॉलीथीन वगैरह चढ़ा लें, क्योंकि ये जीवाणु हैं, और क्योंकि उसको नंगे हाथों से प्रयोग ना करें। और उपचारित यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप उपचारित करने के बाद अपने हाथों को ठीक से धोएं, कुछ भी खाने से पहले। इस तरह आप बीज का उपचार कर लेंगे। उसके बाद उपचार करने के बाद उपचारित बीज को छाया में सुखाएंगे, धूप में नहीं सुखाएंगे, छाया में सुखाएंगे, और सुखाने के बाद उसको खेत में बुआई कर देंगे जितना जल्दी हो सके। तो इसमें ये ध्यान देंगे बहुत पहले ना करें, जब आप खेत का तैयार आपका हो जाए, बोने का समय हो, उसी टाइम उपचारित करें। और दूसरे, ये तो बीज की बात हुई। यदि आप पौध उपचार कर रहे हैं तो पौध को भी 1 घंटा रखें घोल में, उसके बाद उसको निकाल के आप खेत में रोपाई कर दें। तीसरा तरीका है कि आप मिट्टी में यदि आप मिला रहे हैं तो मिट्टी में मिलाने के लिए आपको ये जीवाणु खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। जैसे इसमें आप 50 ml है तो उसमें 200 ml आपको लेना पड़ेगा, तो और उसको खाद में या मिट्टी में मिला के अच्छे से छिड़क देंगे, और उसके बाद खेत की जुताई कर देंगे बुआई से पहले। तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बीज का उपचार करें या पौध का उपचार करें, वही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि वो
तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब वो बीज के आसपास या बीज के आसपास होगा तो वो जड़ के आसपास रहेगा, तो वो जो भी आपके पोषक तत्व वो उपलब्ध कराएगा, जड़ को उपलब्ध कराएगा और पौधे के ज़्यादा काम आएगा। और ये सब करने के समय सावधानियां भी कुछ रखनी चाहिए। ये सावधानी एक तो ये होगी कि आप जब जो भी जीवाणु खाद खरीद रहे हैं उसको जब आप ले आएँ तो उसको धूप में ना रखें या बहुत गर्म जगह में ना रखें, अपने घर के अंदर रखें, क्योंकि धूप में जाने से जीवाणु वो नष्ट होने का संभावना रहती है। इसके बाद एक प्रश्न आता है, किसान काफ़ी प्रश्न करते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि हमें कहाँ मिलेगा। ये जीवाणु खाद आपको पूसा संस्थान में कभी भी, जो ऑफिस खुलने का दिन है उसमें कभी भी आप आकर ले जा सकते हैं, या जैसे पूसा मेला होता है उसमें भी ले सकते हैं, या आप आजकल डाक द्वारा भी पूसा के जो जीवाणु खाद हैं उनको मंगा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक नंबर बताना चाहूँगा। वो नंबर है 9079203359। ये डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा का नंबर है। आप उनको व्हाट्सएप कर दें, अपना पता लिख दें और ये लिख दें कि आपको कौन सा बायो फर्टिलाइज़र, कौन सा जीवाणु खाद कितना चाहिए। वो एक आपको नंबर देंगे जिस पर आपको वो जीवाणु खाद का जितना पैसा होता है वो और पोस्टेज चार्ज भी आपको बता देंगे, ताकि आप घर पे ही उसको मंगा सकें। तो आप जब भी आप खेत की बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं, उससे काफ़ी पहले आप कोशिश कीजिए कि आप जीवाणु खाद अपने पास आपका उपलब्ध हो जाए, ताकि आपका बुआई के समय या रोपाई के समय आपके पास जीवाणु खाद उपलब्ध हो और उसका आप प्रयोग कर सकें। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जीवाणु खाद बहुत ज़रूरी हैं, आजकल के समय में बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं या जैविक खेती ना करके जो अलग जो संरक्षित खेती कर रहे हैं, उसके लिए भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसका प्रयोग करें, ताकि उनकी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब ना हो। जो खराब हो चुका है उसको सुधार करके इनका प्रयोग किया जा सके। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज का खास अंक जो जैव उर्वरकों को समर्पित था आपको बेहद पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य भेजें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। एक निवेदन और है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।